सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके बारे में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कितना उपयोगी होगा परीक्षा की दृष्टि से ये मैटर। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो शब्द है अर्थशास्त्र, इसका मतलब क्या है? अर्थशास्त्र का मतलब धन का विज्ञान। इसमें धन के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक या पिता कह लीजिए, ये कौन है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के जनक या पिता किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। और इनकी पुस्तक, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ द्वारा लिखी पुस्तक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इससे आगे इसी तरह से जानकारी लेते हुए हम बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहले अर्थशास्त्र समझा क्या है? धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ को माना जाता है। उनके द्वारा लिखित पुस्तक वो भी आपको बताएगी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। अब आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो पहले नंबर पे आता है पूंजीवाद। पहले नंबर पे क्या आता है? पूंजीवाद। इसमें क्या है? इसमें निजी अधिकार होता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। तो पूछा ये जाए कि भाई अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो वो है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, फ्रांस में है और जापान में है और भी अन्य देश। कैपिटलिज्म। नंबर 2 पर समाजवादी। दूसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लॉजिक, एक तो पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी। इसमें क्या है? समाज या सरकार का अधिकार होता है, जैसे चीन, क्यूबा आदि। समाज या सरकार का पूरा होल्ड होगा कैसी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवाद में क्या होगा? भाई किसी सरकार का होल्ड नहीं है, सब कुछ
निजी अधिकार। दूसरा ये बता दिया। तीसरे नंबर पे आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लो जी, ये तीसरा प्रकार हो गया। इसमें क्या है, इसको भी समझते हैं। इसमें सरकार एवं निजी दोनों का अधिकार होता है। जैसे उदाहरण दें भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी होल्ड होगा और निजी दोनों का अधिकार। तो वो ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये कहाँ पर है प्रचलन में? भारत में। एग्जाम्पल दिया मैंने, समाजवादी चीन और क्यूबा एग्जाम्पल दिया, जिसमें समाज या सरकार का पूरा अधिकार होता है। और पूंजीवादी, इसमें क्या होता है? निजी अधिकार होता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को हमने समझा। चौथी को भी समझते हैं। चौथे नंबर पे है बंद अर्थव्यवस्था। भाई ये कैसी अर्थव्यवस्था है बंद? इसमें बाहरी देशों के साथ आयात निर्यात नहीं होता। बंद अर्थव्यवस्था कैसी? आयात और निर्यात नहीं होता। तो आयात और निर्यात होगा ही नहीं, तो ऐसा देश कहाँ पहुँचेगा? क्या तरक्की कर पाएगा? कितना आगे बढ़ पाएगा? और प्रतियोगिता से तो दूर कोसों दूर रहेगा। तो ये तो बेकार ही है भाई। व्यापार होता है, आयात होता है, निर्यात होता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटकर रखा गया है और चारों आपके समक्ष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और बंद। और ये क्या होती हैं ये भी आपको समझ में आ गया। इसके आगे का टॉपिक समझते हैं। अब इन्हीं अर्थव्यवस्था के आधार पर, यानी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व के देश, अब विश्व के देशों को देखें इन्हीं अर्थव्यवस्था के आधार पर, तो एक तो हो गया विकसित देश और दूसरा है विकासशील देश। यहां विकसित में क्या है? जहां नागरिकों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है, जहां नागरिकों का जीवन उच्च स्तर का होता है, तो वो विकसित देश में आता है। दूसरा विकासशील देश कौन से हो गए? जो अभी अपना जीवन स्तर बढ़ाने में लगे हुए हैं, सुधारने में लगे हुए हैं। विकासशील देश के जो नागरिक होंगे
उनकी क्रय शक्ति विकसित देश के जो नागरिक होंगे उनकी अपेक्षा में काफ़ी कम होगी। हम अपना जीवन स्तर सुधारने में एक सबसे अहम पॉइंट है, वो ये भी तो है क्रय शक्ति किसकी ज़्यादा है। दूसरा, शिक्षा का स्तर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, ये सब मिला के ही तय होता है कि कौन विकासशील देश के नागरिक हैं और कौन विकसित देश के नागरिक हैं। तो दो भागों में ये बांटा गया, विकसित देश और विकासशील। अब भारतीय जो बात मेन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मेजर पॉइंट तो हमारा यही है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। अब इसकी विशेषताओं में अगर देखें तो पहला पॉइंट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। पहली विशेषता यही हो गई कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी टिकी हुई है कृषि पर। और दूसरी अगर विशेषता इसकी देखें तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अभी जस्ट समझा है कि सरकार और निजी दोनों का अधिकार होता है, मिल के आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। और इसमें खास बात क्या है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में रखी गई थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो पहली औद्योगिक नीति 1948 में रखी गई थी। भारत में आर्थिक सुधार का जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाई ये अपने देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो मेजर अगर देखी जाए विशेषताएं प्रमुखतः तो वो दो ही हैं, एक तो भाई ये पूरी तरह कृषि पर आधारित है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो कब हुई, 1948 में, जब औद्योगिक नीति बनाई गई। और आर्थिक सुधार के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस तरह हम उन अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं को देखते हुए चल रहे हैं जो हमारे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे है मानव विकास सूचकांक। अब यह मानव विकास सूचकांक क्या है, अर्थव्यवस्थाओं के विकास को मापने के लिए 1990 में
संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक घोषित किया गया जिसका श्रेय महबूब उल हक को दिया जाता है। तो ये जो लाइन आपने देखी, विकास यानी अर्थव्यवस्थाओं के विकास को मापने के लिए 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, और ये उस समय इसी ने जारी किया था, और इसका जो श्रेय जाता है वो महबूब उल हक को दिया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। पहला तो यही, कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक, और दूसरा सबसे पहले किसने शुरुआत की, तो वो भी आपके सामने लिखा हुआ। आगे इसके आगे समझते हैं क्या क्या हमारे काम का है। मानव विकास सूचकांक कौन कौन सी वो अतिशय महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको देखकर ये लगता है, यानी ये सूचकांक जारी किया जाता है। पहली चीज तो जीवन प्रत्याशा, और दूसरा शिक्षा का स्तर, और तीसरा जीवन स्तर। जीवन प्रत्याशा मतलब अधिकतम आयु, अधिकतम कितनी उम्र तक व्यक्ति जी रहा है, उसकी आयु कितनी है अधिकतम, तो ये जीवन प्रत्याशा। और शिक्षा का स्तर कैसा है ये देखा जाता है। और जीवन स्तर कितने अधिक से अधिक चीज़ें उपभोग में ला रहा है या सिर्फ काम ही चला रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रय शक्ति होगी तभी तो जीवन का स्तर ऊंचा होगा, ऐसा मानव विकास सूचकांक में माना जाता है। तो इनको आधार बना के ये इंडेक्स जारी किया जाता है। आगे भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य, तो वो मध्य प्रदेश हो गया। अब इसके आगे समझते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ये क्या है?
भारत में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। पहली बात तो ये एक तरीके से इसकी परिभाषा हो गई, भारत में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को 4 तरीकों यानी 4 तरीकों से दर्शाया जाता है। अब एक एक करके तरीका समझ लेते हैं। पहला तरीका जीडीपी, और इसको कहेंगे ग्रॉस, इसकी जो फुल फॉर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को क्या कहेंगे हिंदी में? सकल घरेलू उत्पाद, और अंग्रेजी में हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है, एक वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय, 1 अप्रैल से और अगली वर्ष 31 मार्च तक का समय क्या कहलाता है? वित्तीय वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष हो गया है। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं, यानी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? वो ये है कि भाई एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से शुरू करो और अगले वर्ष 31 मार्च तक यानी पूरे एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, कुल कितना मूल्य हुआ के योग को, यानी वस्तुओं और सेवाओं के टोटल जो मौद्रिक मूल्य है इनके योग को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो एक तरीका राष्ट्रीय आय को दर्शाने का ये हो गया जी। अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा हो गया एनडीपी। ये क्या है भाई? एन फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध या निवल घरेलू उत्पाद। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये होता क्या है इसको समझे। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी
प्राप्त होता है। जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाने पर एनडीपी प्राप्त होता है। दो तरीके। अब तीसरा समझते हैं। तीसरे में जीएनपी, इसको क्या कहेंगे? ग्रॉस, जीएनपी ग्रॉस एन फॉर नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या करते हैं? जीडीपी में विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय जोड़कर विदेशी द्वारा भारत से अर्जित आय घटाकर जीएनपी प्राप्त करते हैं। क्या? दोबारा समझो। जीडीपी में विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय जोड़कर विदेशी द्वारा भारत से अर्जित आय घटाकर जीएनपी प्राप्त करते हैं। और चौथा तरीका एनएनपी, इसमें क्या है? इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जीएनपी में मूल्यह्रास घटाने पर हमें एनएनपी प्राप्त होती है। जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाने पर हमें एनएनपी प्राप्त होती है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये चार तरीके हमने देखे। आगे राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि आ गया, और दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग आ गए, और तीसरा यानी तृतीयक क्षेत्र, इसमें सेवाएं आ गई। 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है,
4 ऑप्शन में कृषि दिया हो, कृषि पे टिक मार दीजिए। उद्योग द्वितीयक और तृतीयक में सेवाएं। आगे भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1868 में किया था। उनकी पुस्तक क्या है? पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय वार्षिक बताई गई थी। कब? 1868 में। आगे उनकी जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अनुसार 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट समझते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। जिसकी स्थापना कब हुई? 1951 में। इस तरह हमने अभी जो चर्चा की है वो क्या की है? अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ पॉइंट्स देखे हमने। राष्ट्रीय आय देखा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है ये समझा, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है ये समझा, समाजवादी में क्या होता है ये भी समझा। इस तरह से हमने अर्थव्यवस्था के कुछ मेजर फैक्ट्स लिए और परीक्षा उपयोगी होंगे सिद्ध, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप तैयार कर लें और परीक्षा में इसका उपयोग करें। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।